जो हमारे सामने कानून है इसके मुताबिक कोई प्लान क्यों नहीं बना और क्यों नहीं हो रहा। और अगर कोई पैसा इस फंड में देता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लोग, वो सारा इसमें जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका तो नजरअंदाज कर दिया और अपना एक पीएम केयर फंड बना दिया जो यही काम करेगा। जब ये कानून कहता है कि कोई और कानून लागू नहीं हो सकता, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लागू नहीं हो सकता, और ये सारा इंडिविजुअल पैसा जो इंडस्ट्री दे रही है, वो मैं समझता हूं कि आज के दिन वो 6,000 करोड़ से ज्यादा है पीएम केयर फंड में, वो तो सारा नेशनल रिस्पॉन्स फंड में जाना चाहिए। तो इस बारे में क्यों नहीं कुछ कह रहा? इस कानून की बात क्यों नहीं हो रही? जो फंड बना हुआ है वो बहुत कम है। तो एक तरफ में तो फंड कम है, दूसरी तरफ रिस्पॉन्स फंड पीएम केयर को जा रहा है, रिस्पॉन्स फंड में नहीं आ रहा। और वो पीएम केयर जो है वो तो ट्रस्ट है, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। और अगर इस रिस्पॉन्स फंड में पैसा जाएगा और पैसा खर्च होगा तो सीएजी सवाल उठाएगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये इसको दरकिनार करके ये ऐसा क्यों हो रहा। आपको मालूम है कि भाई अब तक मार्च 24 में लॉकडाउन शुरू हुआ और ये चलता रहेगा अब तक के 3 मई तक चलेगा। लगभग इसका मतलब 40 दिन हो जाएंगे। सो जनता का तो लॉकडाउन 40 दिन का हो गया। इसके आगे बढ़ेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, ये तो प्रधानमंत्री जी और सरकार तय करेंगे। लेकिन इस बीच में इकोनॉमी का लॉकआउट हो गया, जनता का लॉकडाउन और इकोनॉमी का लॉकआउट। मैं समझता हूं कि यह नहीं होना चाहिए था। यू कांट हैव ए लॉकडाउन ऑफ पीपल एंड अ लॉकआउट ऑफ द इकोनॉमी। दैट्स नॉट द वे टू फॉर्मुलेट पॉलिसी। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, वी आर ओनली सेइंग दैट इट्स टाइम टू रीथिंक. We are with government. We'll support the government in every possible way. But we are making constructive criticism so that government responds to us and responds to the needs of the people of this country. Because जब आपने लॉकडाउन का ऐलान किया तो आपने राज्य सरकारों से पूछा नहीं। 4 घंटे में आपने सब तय कर लिया कि 4 घंटे के बाद लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, जैसे आपने नोटबंदी का ऐलान किया था। और अभी जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं वो शायद किसी ने आज तक नहीं रखी कि देयर इज व्हाट इज कॉल्ड अ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। और जिस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत देयर इज अ सेक्शन 6(2) व्हिच आई वांट टू रीड टू यू। देयर इज अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी under the National Disaster Management Act, which is to be presided over by the Prime Minister of India with 9 nominated members. कोई भी डिजास्टर हो, जैसे नाउ मैं पूछना चाहता हूं कि वो नेशनल प्लान है कहां? इस कानून के अंतर्गत एक नेशनल प्लान बनना चाहिए था। और मार्च 24 से आज अप्रैल हो गई, अप्रैल का चौथा हफ्ता हो गया, आज के दिन भी कोई नेशनल प्लान नहीं है। तो हमारी सलाह रहेगी कि आप जल्द से जल्द एक नेशनल प्लान बनाइए। अब क्या हुआ कि आपने अनाउंस कर दिया और लाखों लोग सड़क पे चल आए। तो जब सड़क पे लोग आ गए थे तो उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत वो सुविधाएं क्या होनी चाहिए वो भी लिखित है। मतलब कि जो भी इसमें पीड़ित लोग हैं, इस आपदा की वजह से जो पीड़ित हैं, जिनको बड़ा नुकसान हुआ है, वो रिलीफ वो नेशनल अथॉरिटी जहां प्रधानमंत्री जी प्रिजाइड करते हैं वो गाइडलाइंस ले करेंगे। क्या गाइडलाइंस है वो? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड इन रिलीफ कैंप्स इन रिलेशन टू शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर एंड सैनिटेशन। मतलब कि ये गाइडलाइंस कहेंगी कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड से सबसे कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड है शेल्टर का, मतलब कि कहां वो रहेंगे, खाने का, पानी पीने का, मेडिकल कवर मतलब कि स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या उनको कवर होना चाहिए, मिलना चाहिए, और सैनिटेशन, ये सब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ले डाउन करेंगे।
तो आज तक ये मिनिमम स्टैंडर्ड ले डाउन नहीं हुए। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये जल्द से जल्द करें। अभी तो इन्होंने कह दिया है कि भाई राज्य सरकार तय करे क्या करना है कि नहीं करना। राज्य सरकारों के पास तो पैसा तक नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा कि विधवाओं के लिए और जिनके मां बाप नहीं है उनके लिए क्या होगा। और जो जान चली गई हैं, जिन्होंने जान अपनी गंवा दी, उनके लिए कितना पैसा मिलेगा उनको कॉम्पेंसेशन, ये भी ये तय करेगा। और जिनके जो रोजगार चले गया है वो भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स तय करेगा कि वो रोजगार कितना मिलेगा। अभी इन्होंने कह दिया कि वो रोजगार जो है वो प्राइवेट सेक्टर देगा, बट ये तो कानून कहता नहीं है। कानून तो कहता है कि सरकार देगी। इसके लिए अब तक प्लान क्यों नहीं बना? और जो भी बाकी जो सुविधाएं मिलनी है वो भी इसमें कहा है कि आप बताइए। फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, शायद आपको मालूम नहीं, क्योंकि ये बात भी शायद किसी ने आपके सामने नहीं रखी। एक यहां धारा 46 है इसी एक्ट के अंतर्गत। वो धारा 46 कहती है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड। मतलब कि एक डिजास्टर रिस्पांस फंड नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर होगा कि अगर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो उसमें पैसा कितना देना चाहिए। वो पैसा उसमें इकट्ठा होगा। एक तो पार्लियामेंट द्वारा इकट्ठा होगा, अप्रोप्रिएशन बिल द्वारा इकट्ठा होगा, और दूसरा अगर कोई पैसा इस फंड में देता है इंडिविजुअल, इंडस्ट्री के लोग, वो सारा इसमें जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसका तो नजरअंदाज कर दिया और अपना एक पीएम केयर फंड बना दिया जो यही काम करेगा। जब ये कानून कहता है कि कोई और कानून लागू नहीं हो सकता, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लागू नहीं हो सकता, और ये सारा इंडिविजुअल पैसा जो इंडस्ट्री दे रही है, वो मैं समझता हूं कि आज के दिन वो 6,000 करोड़ से ज्यादा है पीएम केयर फंड में, वो तो सारा नेशनल रिस्पॉन्स फंड में जाना चाहिए। तो इस बारे में क्यों नहीं कुछ कह रहा? इस कानून की बात क्यों नहीं हो रही? ये कानून तो सब कहता है कि कैसे होगा। साथ साथ में ये भी कहता है कि द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड शुड बी मेड अवेलेबल टू द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी। मतलब कि जो सेक्रेटरी की कमिटी है सेक्शन 10 के अंतर्गत, ये सारा फंड उसको जाएगा ताकि वो तय करे कि किस तरह से किसको देना है। धारा 47 में लिखा है कि देयर शैल बी अ नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। और वो मतलब कि अगर किसी को, जैसे माइग्रेंट लेबर हैं, जैसे लोगों के रोजगार चले गया, मिटिगेशन के जो काम है कि कितना उनको अब रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए भी फंड होना चाहिए। और वो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका कुछ योगदान है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का योगदान है। और जो फंड बना हुआ है वो बहुत कम है। तो एक तरफ में तो फंड कम है, दूसरी तरफ रिस्पांस फंड पीएम केयर को जा रहा है, रिस्पॉन्ड में नहीं आ रहा, रिस्पांस फंड में नहीं आ रहा। और वो पीएम केयर जो है वो तो ट्रस्ट है, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। और अगर इस रिस्पॉन्ड फंड में पैसा जाएगा और पैसा खर्च होगा तो सीएजी सवाल उठाएगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये इसको दरकिनार करके ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द, और ये देखिए, ये कानून ये भी कहता है कि एक राष्ट्रीय स्तर पे प्लान बनेगा, एक प्रदेश के स्तर पे प्लान बनेगा, और एक डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे प्लान करेगा। तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे सामने कानून है, इसके मुताबिक कोई प्लान क्यों नहीं बना और क्यों नहीं हो रहा। और मैं आग्रह करूंगा, ये हमारी कंस्ट्रक्टिव सजेशन है कि प्रधानमंत्री जी और सरकार इसके बारे में कुछ बताएं। अब दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज के दिन एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि एक इकोनॉमिक लॉकआउट हो गया, देश के पास आमदनी कम हो गई, सारे विश्व के स्तर में नेगेटिव ग्रोथ होगी, यूएस की नेगेटिव ग्रोथ होगी। और यहां भी जो मूडी ने कहा था कि यहां का 2020 का जो जीडीपी है वो लगभग
5% होगा और इकरा ने कहा 2% होगा। मैं समझता हूं, ये मेरी अपनी राय और कई अर्थशास्त्रियों ने भी बात कही है कि ये अपने आप में सही नहीं है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की जो ग्रोथ होगी 2020 की वो नेगेटिव होगी। अब इसका नतीजा क्या है और इसके बारे में प्रधानमंत्री जी और सरकार को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहां हमारे सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे और डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। और डिमांड साइड कंस्ट्रेंट्स क्या हैं? वन इज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब बंद है। ट्रैवल बंद, टूरिज्म बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, ट्रेड लगभग बहुत कम हो चुकी है, देश में भी और प्रदेशों के साथ भी। फिर एंटरटेनमेंट बहुत कम, स्पोर्ट्स बहुत कम, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर उसमें भी बहुत एक प्रॉब्लम आई है। ये तो होगी डिमांड साइड। अब जो सप्लाई साइड चेन है वो सब ब्रेक डाउन हो चुका है उसका। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, हम चीन के जो हमारा इंपोर्ट होती है चीन से, जो सारा हम देश का इंपोर्ट करते हैं उसमें से 17.4% चीन से आता है। हमारा सारा इंपोर्ट 17.4% चीन से आता है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? उसमें आते हैं वुड प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, ऑयल्स, प्लास्टिक्स, केमिकल्स, जो फार्मास्यूटिकल जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम एपीआई कहते हैं, वो भी चीन से आता है। इस पे रोक हो गई है। इसमें बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। तो ये हमारा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है। तो जो राज्य सरकारें हैं वो बेचारी क्या करेंगी? उनको पैसा बोरो करना पड़ेगा। अब पैसा उनके पास है भी नहीं। अब राज्य सरकारों की जो आमदनी है वो कहां से आती थी? क्योंकि बाकी तो जीएसटी से आती थी और जीएसटी में भी आमदनी कम हो गई। जो पुराने उनकी जो जीएसटी के ड्यूज थे वो भी उनको नहीं, राज्य सरकारों को नहीं मिल रहे। तो आमदनी की तो बात आप छोड़िए। और साथ साथ में जो पैसा केंद्र सरकार को देना भी चाहिए था वो भी राज्य सरकारों को नहीं मिल रहा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी जो सेंट्रल टैक्सेस जो तय करता है, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, फाइनेंस कमीशन तय करती है, उसमें से उत्तर प्रदेश 2020-21 में उत्तर प्रदेश को 1,40,000 करोड़ मिलना चाहिए केंद्र सरकार से, उनका शेयर। उनको आज तक कितना मिला है? 8,255 करोड़। 1,40,000 करोड़ एंड देव गॉट ओनली 8,255 करोड़। बिहार को 78,896 करोड़ मिलना चाहिए, उनको अब तक मिला है 4,631 करोड़। मध्य प्रदेश को 61,000 मिलना चाहिए, उनको 3,600 करोड़ मिला। वेस्ट बंगाल को 58,900 कुछ मिलना चाहिए, उनको 3,452 मिला, 462 मिला है। तो मैं कहना चाहता हूं, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं। उदय स्कीम जब से इन्होंने लागू की है वो ज्यादा इंडेटेड हो गए हैं। डिस्कॉम ज्यादा, मंशा तो ये थी कि डिस्कॉम्स को राहत मिले, लेकिन डिस्कॉम ज्यादा इंडेटेड हो गए हैं उदय की वजह से। पैसा है नहीं, बोरोइंग ज्यादा कर नहीं सकते, डेफिसिट बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार की आमदनी कम हो गई, रेवेन्यूज कम हो गए, रेवेन्यू अर्निंग्स कम हो गई। लगभग जो केंद्र सरकार की जो कमती हो गई है लगभग 1,20,000 करोड़ की है मिनिमम। तो अगर केंद्र सरकार के पैसा भी नहीं है तो ये सब सामने जो मुश्किलें आएंगी इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं? Only to say that these are the issues that will have to be dealt with. You have to be prepared. You have to plan. And unless you plan and you are prepared, you will be put in difficulty, then serious difficulty. It's okay to give confidence to people. It's okay for the Prime Minister to talk to, villages and panchayats and state governments.
But the Prime Minister and the government must unveil a plan of action. ये काम होगा कैसे आने वाले दिनों में? कैसे हम लोग आप लोगों का साथ दें? हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप बताइए तो सही। और अगर आप आम आदमी को पेट्रोल की सुविधाएं नहीं दोगे, और खो क्या रहा है मैं आपको बताऊं, और ये आखिरी बात है, फिर मैं खत्म करता हूं अपनी बात। Actually, the bureaucrats sitting in North Block are deciding the fate of ordinary people in India. And I'm sorry, they have no capacity to do that because they don't know what the facts on the ground are. जो नॉर्थ ब्लॉक में हमारे कर्मचारी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि राज्य सरकारों के और राज्य और प्रदेशों में कहां-कहां